विकास सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ओमेगा मैथ में। पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था आपको क्लास 10th के रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए किया था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं आपको क्लास 10th फिजिक्स का यानी कि भौतिक विज्ञान का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन A to Z। एक ही वीडियो में आपको टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में 50 में 50 नंबर छूट नहीं सकता, 50 से 50 नंबर आप क्रैश कर जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और पिछले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं रसायन विज्ञान का, रसायन शास्त्र का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चूँकि वो भी वीडियो आपको 1 घंटे की बना हुआ है, तो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्लास 10th फिजिक्स भौतिक विज्ञान टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन A to Z। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न्यूमेरिकल के साथ, VBI ऑब्जेक्टिव के साथ, सॉल्यूशन के साथ। तो वीडियो को पॉज मत कीजिएगा, वीडियो का एंड तक देखिएगा। अगर आप सफलता पाना चाहते हैं मैट्रिक एग्जाम में, अगर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, एक भी ऑब्जेक्टिव नंबर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा और आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हमने कहा था। क्लियर? चलिए आज का टॉपिक है प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन। क्लियर? चलिए यहाँ पर देखिए, लिखिएगा VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी में दिया है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी में दिया है किसी भी दिशा में, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। प्रकाश की किरण हमेशा कहाँ गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए में दिया है निर्वात में, ऑप्शन बी में दिया है जल में, ऑप्शन सी में दिया है हवाई में, डी में दिया है कांच में। तो प्रकाश का वेग हमेशा न्यूनतम होता है किसमें? कांच में। प्रकाश का वेग किसमें न्यूनतम होता है? कांच में। दो का ऑप्शन में क्या आ जाएगा? डी। चलेंगे चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन ए में दिया है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया है अवतल दर्पण, डी में दिया है उत्तल लेंस। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने हमेशा कौन सा दर्पण लगता है? उत्तल दर्पण लगता है, यानी 3 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा? बी। कौन सा दर्पण लगता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। 4 में देखेंगे। 4 में कह रहेगा मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? 4 को समझ दिया है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए में दिया है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी में दिया है उत्तल लेंस। तो मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है जी? मोटर कार के हेडलाइट में आपको हमेशा अवतल दर्पण प्रयोग होता है। 4 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा? सी, अवतल दर्पण प्रयोग होता है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए में दिया है वास्तविक, ऑप्शन बी में दिया है काल्पनिक, ऑप्शन सी में दिया है दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा प्रतिबिंब जो है आपको काल्पनिक बनता है। 5 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा? बी। क्लियर? चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन किया है लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया है डायोप्टर, बी में दिया है ल्यूमेन, सी में दिया है लक्स, डी में दिया है एंगस्ट्रम। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है जी? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर, यानी कि 6 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा? ए, डायोप्टर। डायोप्टर को डी से सूचित करते हैं, डायोप्टर को डी से सूचित करते हैं। क्लियर? चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की 7 क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है किरण आरेख, ऑप्शन बी में दिया है फोकस, ऑप्शन सी में दिया है आपको किरण पुंज, और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? आपको किरण आरेख कहा जाता है। 7 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा? ए, किरण आरेख। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर 2D दिया है, तो डी का मतलब क्या है? पी, यानी कि क्षमता आपको दिया है पी बराबर क्या दिया है? 2 दिया है। क्लियर? पी बराबर 2 दिया है और आपसे क्या पूछ रहा है? फोकसांतर।
तो हम जानते हैं कि यहाँ तो फॉर्मूला P बराबर क्या होता है जी, P बराबर होता है 1/f। P बराबर क्या होता है 1/f होता है। तो P बराबर 1/f तो हो जाएगा F बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, और 1 जो है 1 क्या होता है, 1 आपका मीटर में होता है, इसको सेंटी में बदलेंगे तो 100 हो जाएगा, 100/2 हो जाएगा। 100/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा आपको 50 सेंटीमीटर, क्योंकि P बराबर क्या होता है 1/f। तो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, यानी क्या तो 8 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा डी। क्लियर। चलिए 9 में क्वेश्चन दिया है। 9 में क्वेश्चन दिया है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगी। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगी बताना है। तो लेंस की क्षमता क्या होगी, तो आपको लिखना है एफ जो है आपको दिया है, एफ कितना दिया है, एफ आपको जो दिया है 50 सेंटीमीटर दिया है। एफ क्या दिया है 50 सेंटीमीटर। आपको पूछ रहा है पी, तो पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है 1/f। ये आपको लेंस की क्षमता का फॉर्मूला है। पी बराबर 1/f। पी का मतलब होता है क्षमता, एफ मतलब फोकस दूरी। तो पी बराबर होता है 1/f, तो 1/f का मतलब कितना है 50। ठीक है, और 1 मीटर को चेंज करते हैं तो आता है 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर हो गया 50 और काटेंगे तो आ गया 2D हो गया। अब देखना है कि उत्तल लेंस की क्षमता, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है धनात्मक होती है, इसलिए कहा जाएगा +2D। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो चूंकि यहाँ पर उत्तल लेंस का है तो 2D जो आया है उसको क्या कहेंगे +2D कहेंगे, इसलिए 9 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा डी। क्लियर। चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन दिया है। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी में दिया है किरणपुंज, ऑप्शन सी में दिया है प्रदीप्त, डी में दिया है प्रकीर्णन। तो प्रकाश के किरणों को समूह क्या कहते हैं किरणपुंज कहते हैं। 10 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा बी, प्रकाश के किरणों को समूह क्या कहते हैं किरणपुंज कहते हैं। चलिए 11 में क्वेश्चन देखेंगे। 11 में क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक धनात्मक ए और बी दोनों। तो हमने अभी बताया कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है हमेशा धनात्मक होती है, वैसे क्या होती है पॉजिटिव होती है। क्या होती है पॉजिटिव होती है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। क्लियर। चलेंगे 12 में दिया है अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ए में दिया है ऋणात्मक, बी में दिया है धनात्मक, सी में दिया है ए और बी दोनों। तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, अवतल लेंस की क्षमता आपको हमेशा क्या होती है ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है हमेशा ऋणात्मक होती है। क्लियर। यानी कि 12 का ऑप्शन में हो जाएगा ए, अवतल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है ऋणात्मक होती है। 13 में दिया है उत्तल लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है उत्तल लेंस किसे कहते हैं, ऑप्शन ए में दिया है अभिसारी लेंस, बी में दिया है द्वि उत्तल लेंस, सी में दिया है अपसारी लेंस, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। चलेंगे 14 में दिया है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए में दिया है अभिसारी लेंस, बी में दिया है आपको द्वि उत्तल लेंस, सी में दिया है अपसारी लेंस, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं अपसारी लेंस कहते हैं, यानी कि 14 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा सी, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस कहते हैं। 15 में देखेंगे। 15 में दिया निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया है जल, ऑप्शन बी में सी में दिया है प्लास्टिक, डी में दिया है कांच, बी में दिया है कांच और डी में दिया है मिट्टी। तो इसमें से किस पदार्थ का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाए, तो आपको मिट्टी हो जाएगा, यानी 15 का ऑप्शन हो जाएगा डी। 16 में दिया है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कह रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है समतल, बी में दिया है उत्तल, सी में दिया है अवतल, डी में दिया है कोई नहीं। तो हमेशा वस्तु से छोटा आपको किस दर्पण में प्राप्त होता है, तो उत्तल दर्पण प्राप्त होता है। 16 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा बी। समतल दर्पण में भी सिर्फ सीधा होता है और अवतल में आपको छोटा और बड़ा दोनों प्राप्त होता है। 17 में दिया है
किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 17 में दिया है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन ए में दिया है समतल, ऑप्शन बी में दिया है अवतल, सी में दिया है उत्तल, डी में कोई नहीं। तो किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो आपको अवतल दर्पण से बनता है। 17 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में 3 और डी में 4। तो प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। ये प्रकाश के कितने नियम हैं, 2 नियम होते हैं। अन्य से क्वेश्चन कर रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। ऑप्शन ए में दिया है अभिलंब से दूर, ऑप्शन बी में दिया है अभिलंब के निकट, ऑप्शन सी में दिया है अभिलंब के समांतर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि यहाँ पर हम बात करेंगे कि सघन माध्यम और विरल माध्यम, क्लियर। यहाँ पर क्या है, हवा है, यहाँ पर क्या है, हवा है, और यहाँ पर क्या है, कांच है। तो हवा से करे कांच की ओर आ रहता है तो क्या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अलंब के निकट आ जाता है। किरण जो है हवा में मतलब क्या हो गया, विरल, और कांच हो गया सघन। विरल माध्यम से सघन माध्यम, यानी हवा से कांच की ओर आती है तो अभिलंब क्या होती है, निकट मुड़ जाती है, यानी अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। 19 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी। 20 में दिया है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। 20 में दिया है ऑप्शन नंबर ए में दिया है उत्तल लेंस, बी में दिया है अवतल लेंस, सी में दिया है उत्तल दर्पण, डी में दिया है अवतल दर्पण। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक किस चीज़ का बना होता है, उत्तल लेंस का बनाता है। 20 का ऑप्शन क्या जाएगा, ए। 21 में दिया है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए में दिया है अवतल दर्पण, बी में दिया है उत्तल दर्पण, सी में दिया है उत्तल लेंस, डी में दिया है प्रिज्म। तो साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, यानी कि 21 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी, उत्तल दर्पण। 22 में क्वेश्चन दिया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो आपको एफ कितना दिया है, एफ बराबर दे दिया है 10 सेंटीमीटर, क्लियर। तो कह रहा है उसकी वक्रता त्रिज्या, तो उसका आर क्या होगी, तो आर बराबर फॉर्मूला क्या आता है, 2f। आर बराबर फॉर्मूला क्या आता है, 2f, यानी आर जब आप निकालेंगे तो 2 गुणा क्या हो जाएगा 10, और 10 गुणा कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्लियर। यानी कि आर बराबर फॉर्मूला कहता है 2f, और 10 गुणा कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि 22 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी, 20 सेंटीमीटर, क्लियर। चलिए 23 में क्वेश्चन कर रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है आपतन कोण, बी में दिया है परावर्तन कोण, सी में दिया निर्गत कोण, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। 23 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी, निर्गत कोण। चलेंगे 24 में क्वेश्चन कर रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए में दिया है अवतल लेंस, बी में दिया है उत्तल दर्पण, सी में दिया है अवतल लेंस, और डी में दिया है उत्तल लेंस। तो आपको 24 का ऑप्शन हो जाएगा डी, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 25 में दिया है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए में दिया है उत्तल, बी में दिया है अवतल, सी में दिया है बाइफोकल लेंस, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको हमेशा उत्तल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसके द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए 26 में है कि परावर्तन के नियम से संबंधित होता है। परावर्तन के नियम से संबंधित होता है। ऑप्शन ए में दिया है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी में दिया है परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, सी में दिया है आपतन कोण बराबर विचलन कोण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तन के नियम में क्या होता है कि आपतन कोण आई जो होता है वह आर के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए 27 में दिया है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है।
काल्पनिक मतलब क्या होता है? वो सीधा होता है। 27 का ऑप्शन नंबर ए क्या होता है? सीधा होता है। और वास्तविक मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। चलिए 28 में क्वेश्चन दिया है कि लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए में दिया है 2, बी में दिया है 1, सी में दिया है 3 और डी में दिया है कोई नहीं। तो लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। एक को हम f1 कहते हैं, दूसरे को f2 कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि सर्च लाइट में प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट में प्रवर्तक सतह होता है। ऑप्शन ए में दिया है उत्तल, बी में दिया है अवतल, सी में दिया है समतल, डी में कोई नहीं। तो सर्च लाइट में प्रवर्तक सतह क्या होता है? आपको अवतल होता है। 29 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा? बी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है? दाढ़ी बढ़ाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए में दिया है समतल, बी में दिया है उत्तल, सी में दिया है अवतल, डी में इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने में आपको हमेशा किन से दर्पण का प्रयोग होता है? आपको समतल दर्पण का प्रयोग होता है। 30 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 30 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में है, सेकेंड चैप्टर अब आ गया क्लास 10 विज्ञान, मानव नेत्र तथा रंग विचार। मानव नेत्र तथा रंग विचार में अब आ गए। अब देखते हैं इसके VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा है और एक एक करके हम आंसर देखेंगे। तो वीडियो को ऑन एंड मत कीजिएगा, पॉज मत कीजिएगा, पूरा वीडियो आप देखें, पूरा कंसेप्ट देखें, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर एग्जाम में ला सकते हैं। क्लियर? चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन दिया है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आपको एग्जाम में पूछता है। अगर आपका आंसर जानते हैं तो मेरे आंसर बताने से पहले आप कमेंट्स में जरूर आंसर दें, इसका आंसर क्या होगा। मानव नेत्र के किस भाग पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए में दिया है कार्निया, बी में दिया है परितारिका, सी में दिया है पुतली, डी में दिया है रेटिना। चलिए अगर जानते हैं तो जरूर कमेंट्स में दें। चलिए मैं बताता हूँ कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनता है। तो हमेशा आपको कहा बनता है? रेटिना या डिस्क पटल पर बनता है। 1 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी। क्लियर? चलिए सेकेंड क्वेश्चन दिया है। सेकेंड क्वेश्चन में तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों के टिमटिमाना की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन ए में दिया है अपवर्तन के सिद्धांत, बी में दिया है प्रकीर्णन के सिद्धांत, सी में दिया है वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो तारों का टिमटिमाना प्रकीर्णन के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि रंग का प्रकीर्णन होता है तभी आपको वह टिमटिमाते नजर आते हैं। क्लियर? चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो चूंकि आपको फोकस दूरी बढ़ गई है तो इसलिए दूर को देखेगा, नज़दीक को नहीं। तो जब दूर को देखेगा तो कौन सा दृष्टि उत्पन्न होगा? दूरदृष्टि दोष। यानी कि 3 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा? बी, दूरदृष्टि दोष। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में दिया है काल्पनिक सीधा छोटा, बी में दिया है काल्पनिक उल्टा बड़ा, सी में दिया है वास्तविक उल्टा छोटा, डी में दिया है वास्तविक उल्टा बड़ा। तो नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमें से क्या होता है? वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। 4 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। क्लियर? चलिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है? जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता तो उस नेत्र में क्या होता है? तो ऑप्शन ए में दिया है दूरदृष्टि दोष, बी में दिया है निकट दृष्टि दोष, सी में दिया है जरा दृष्टि दोष और डी में दिया है बाढ़ंता। तो चूंकि वह निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है तो किसको देख पाता है? दूर को देख रहा है। अगर वह निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है तो किस चीज़ को देख रहा है? दूर को देख रहा है। तो इसलिए जब दूर को देखता है तो क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। जिसको देखेगा वही दोष। दूर की वस्तु को देखेगा और दूरदृष्टि दोष, और निकट की वस्तु को देखेगा तो निकट दृष्टि दोष। यानी 5 क्वेश्चन क्या देगा? ए, दूरदृष्टि दोष।
चलिए 6 में दिया है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित हो जाता है वह कौन है। कहता है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो जो रंग सबसे अधिक विचलन होता है तो वह रंग कौन सा है, तो वह रंग आपका बैगनी है। 6 का ऑप्शन नंबर सी, बैगनी रंग का विचलन बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर। 7 में क्वेश्चन दिया है कि अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख में एक गुण पाया जाता है, उस गुण का नाम क्या है। ऑप्शन ए में दिया है दूरदृष्टिता, बी में दिया है समंजन क्षमता, सी में दिया है निकट दृष्टिता, डी में दिया है ज्यादा दूरदर्शिता। तो क्या होता है समंजन क्षमता। 7 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा बी, समंजन क्षमता। 8 में दिया है ज्यादा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस से किया जाता है। ज्यादा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है अवतल, बी दिया है बाइफोकल, सी में दिया है अपसारी, डी में दिया अभिसारी। तो ज्यादा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति को किस लेंस से प्रयोग किया जाता है, बाइफोकल लेंस, जो दो फोकस वाला लेंस का उपयोग किया जाता है। एक अवतल होता है तो एक क्या होता है अवतल होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, एक उत्तल होता है तो एक अवतल होता है, इसलिए उसका नाम क्या है बाइफोकल लेंस। यानी कि 8 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा बी। 9 में क्वेश्चन क्या आ रहा है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 0 एवं 25 मीटर, बी में दिया है 0 एवं अनंत, सी में दिया है आपको 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, डी में दिया है 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। तो चूंकि दो बात है कि एक निकट बिंदु है एक दूर बिंदु है, तो निकट बिंदु आपको 25 सेंटीमीटर होता है, अनंत जो है आपको दूर बिंदु अनंत होता है। यानी कि 9 का ऑप्शन में क्या रहेगा डी, 25 सेंटीमीटर से लेकर कहाँ तक, अनंत तक। चलिए 10 में क्वेश्चन किया है। 10 में क्वेश्चन में है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। यानी कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। ऑप्शन ए में दिया है पुतली द्वारा, बी में दिया है रेटिना द्वारा, सी में दिया है सिलियरी पेशिया द्वारा और डी में दिया है आइरिस द्वारा। तो वह दूर को नज़दीक को दूर, यानी कि हम किसी भी तरह देख सकते हैं, तो वह कौन सा बदलता है, सिलियरी पेशिया बदलता है। यानी का 10 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा सी, पश्चमाभि या सिलियरी पेशिया। यानी 10 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा सी। क्लियर। चलिए इसका कलर थोड़ा बदल दे। चलिए अब एक कलर हो गया आपका दूसरा कलर। चलिए 11 क्वेश्चन कर रहा है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होती है। 11 में क्वेश्चन कर रहा है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है। ए में दिया है दूरदृष्टि दोष, बी में दिया है निकट दृष्टि दोष, सी में दिया है ज्यादा दृष्टि दोष, डी में दिया है वर्णनता। तो जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता, इसका मतलब कहाँ का देख रहा है, निकट को देख रहा है। जब दूर को नहीं देख पाता है तो किसको देख रहा है, निकट को देख रहा है। तो निकट को देख रहा है इसलिए निकट दृष्टि दोष है। 11 का ऑप्शन में क्या जाएगा बी, निकट दृष्टि दोष। चलिए तो 11 का ऑप्शन में हो जाएगा बी। चलिए 12 में क्वेश्चन को चलते हैं कि किस दोष में, क्वेश्चन कर रहा है कि किस दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। कह रहा है किस दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो ए में दिया है निकट दृष्टि दोष, बी में दिया है दूरदृष्टि दोष, सी में दिया है ज्यादा दृष्टि दोष, डी में इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार के दोष में, तो निकट दृष्टि दोष में आगे बनता है और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है पीछे बनता है। 12 का ऑप्शन में क्या जाएगा ए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए में दिया है निकट दृष्टि दोष, बी में दिया है दूरदृष्टि दोष, सी में दिया है जरा दृष्टि दोष और डी में दिया है वर्णनता। तो कौन सा होता है, जरा दृष्टि दोष। 13 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा सी, जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। चलिए 14 पर चल रहे हैं। 14 क्वेश्चन कर रहा है कि
चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो ऑप्शन ए में दिया है नीला, ऑप्शन बी में दिया है उजला, सी में दिया है लाल, डी में दिया है काला। तो अंतरिक्ष यात्री को हमेशा आकाश कैसा दिखता है? काला दिखता है, क्योंकि वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है। ये 14 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन कर रहे हैं कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का बना होता है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? ऑप्शन ए में दिया है 3, बी में दिया है 4, सी में दिया है 5, डी में दिया है 7। तो श्वेत रंग कितने रंगों का बना होता है? तो श्वेत रंग आपको 7 रंगों का बना होता है। कितने रंगों का बनाता है? 7 रंगों का बनाता है, यानी कि 15 का ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? अगर आप अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे। 16वां क्वेश्चन में दिया है, 16वां क्वेश्चन दिया है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? ऑप्शन ए में दिया है बैगनी, बी में दिया है लाल, सी में दिया है नीला, डी में दिया है पीला। तो दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। 16 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा? बी, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा होता है। 17 में दिया है इंद्रधनुष की घटना, इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित है? 17 में दिया है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो ऑप्शन ए में दिया है प्रकाश के परावर्तन, ऑप्शन बी में दिया है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी में दिया है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? ए में दिया है प्रकाश का अपवर्तन, बी में दिया है प्रकाश का अपवर्तन, सी में दिया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डी में से कोई नहीं। तो क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी क्या 17 के ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। चलिए 18 में क्वेश्चन कर रहा है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है? तो चूंकि जब वह व्यक्ति निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है, इसलिए यानी वो किसको देख रहा है? दूर की वस्तु को देख रहा है। निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है, इसका मतलब क्या है? दूर को देख रहा है। तो जब दूर को देखेगा तो दूरदृष्टि दोष। 18 के ऑप्शन में हो जाएगा ए, दूर को देखेगा तो दूरदृष्टि दोष, निकट को देखेगा तो निकट दृष्टि दोष। चलिए 19 में क्वेश्चन कर रहा है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया है वायुमंडलीय प्रभाव, ऑप्शन बी में दिया है टिंडल प्रभाव, यहाँ पर किंडल नहीं किंडल है, ठीक है, किंडल दिया है किंडल प्रभाव, सी में दिया है टिंडल प्रभाव, डी में दिया है क्विंटल प्रभाव। तो निलंबित किरणों को प्रकाश के प्रकीर्णन क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इस ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि समान मानव नेत्र को दूरबिंदु, समान मानव नेत्र को दूरबिंदु कहाँ होता है? ए में दिया है 25 सेंटीमीटर, बी में दिया है 25 मिमी, सी में दिया है 25 मीटर, डी में दिया है अनंत पर। कहाँ होता है? अनंत पर होता है। 20 का ऑप्शन में क्या जाएगा? डी, अनंत पर होता है। क्लियर? 21 में दिया है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। यानी क्वेश्चन हुआ है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का निवारण करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया है? तो याद कर लेंगे नी अ। क्या याद करेंगे? नी अ और दूर उ, नी अ दूर उ, यानी कि निकट में अवतल और दूर में उत्तल, निकट में अवतल दूर में उत्तल। 21 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार के चश्मे होता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए 22 में दिया है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। कह रहा है मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, यानी कि हमारे आँख में किस प्रकार का लेंस लगा होता है? तो उत्तल लेंस लगा होता है। किस प्रकार लेंस लगाता है? उत्तल लेंस लगाता है। 22 का ऑप्शन क्या जाएगा? ए। चलिए 23 में दिया है कि निम्न में से किस दृष्टिदोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है?
कह रहा है नेत्र में से किस देश में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला एवं अपारदर्शी होता है। ऑप्शन ए में दिया है निकट दृष्टि दोष, बी में दिया है मोतियाबिंद, सी में दिया है निकट दृष्टि दोष और डी में दिया है ज्यादा दृष्टि दोष। तो क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ज्यादा दूरदर्शिता में क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और अपारदर्शी हो जाता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम यानी कि रंगों की पट्टी, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है कांच की सिल्ली, ऑप्शन बी में दिया है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में दिया है उत्तल लेंस और डी में दिया है प्रिज्म। तो चूंकि हमको 7 रंगों की पट्टी प्राप्त करना है तो किसका उपयोग किया जाता है, प्रिज्म का। 24 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, डी प्रिज्म। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन दिया है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव सबसे कम होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है लाल, बी में दिया है हरा, सी में दिया है पीला, डी में दिया है बैगनी। तो स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव कम होता है, तो हमने बताया था कि ज़्यादा जो है आपको बैगनी का होता है तो कम किसका होता है, लाल का होता है। यानी 25 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ए झुकाव किसका होता है, कम। देखिए उल्टा है, तरंग दैर्घ्य में लाल है, विचलन में लाल है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल का होता है और कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का होता है। सबसे अधिक झुकाव बैगनी का होता है, सबसे कम झुकाव लाल का होता है। 25 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। 26 में दिया है कि दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए किसका उपयोग होता है। देखिए तो आ गया, अभी मैंने फार्मूला बताया, दूर के लिए क्या लगाएंगे, ऊ। दूर के लिए क्या लगाएंगे, ऊ। तो दूर के लिए कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। 26 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी। 26 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी उत्तल लेंस। यानी कि दूर दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए 27 में दिया है कि प्रिज्म से कौन सी परिघटना घटती है। यानी प्रिज्म से कौन सी घटना घटती है। ए में दिया है परावर्तन, बी में दिया है अपवर्तन, सी में दिया है वर्ण विक्षेपण, डी में दिया में से कोई नहीं। तो कौन सी घटना घटती है जी, वर्ण विक्षेपण घटता है, क्योंकि प्रिज्म से जब प्रकाश प्रवाहित किया जाता है, श्वेत प्रकाश जाता है तो कई रंगों में विभाजित होता है, इसका मतलब क्या होता है, वर्ण विक्षेपण। 27 का ऑप्शन नंबर सी क्लियर। चलेंगे 28 में देखेंगे, कह रहा है कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ऑप्शन ए में दिया है बैगनी, बी में दिया है हरा, सी में दिया है लाल। तो प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, बैगनी का होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, लाल का होता है। क्लियर। यानी प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी का होता है। 28 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ए। क्लियर। चलिए 29 में क्वेश्चन दिया है 29 में कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का रंग नीला इसलिए दिखता है कि प्रकाश से क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। यानी किसी भी चीज़ का कलर वही तभी होता है जब उसका उस रंग का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। यानी कि नीले रंग का प्रकीर्णन हो जाता है, इसलिए प्रकाश के प्रकीर्णन क्या है। 29 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी। 29 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी। क्लियर। चलिए 39 क्वेश्चन दिया है कि आँख व्यवहार होता है, आँख व्यवहार करता है अवतल दर्पण की तरह, बी में दिया है उत्तल लेंस की तरह, सी में दिया है समतल दर्पण की तरह, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आँख व्यवहार किस तरह करता है, आँख व्यवहार जो आपको उत्तल लेंस की तरह करता है। 30 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी उत्तल लेंस की तरह करता है। चलिए 21 में दिया है 31 में दिया है कि एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन ए में दिया है 6, बी में दिया है 4, सी में दिया है 5, डी में दिया है 3। तो एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो आपको उसमें तो सिंपल आपको माना जाए तो 3 होता है, लेकिन सिंपल में आपको 3 का यूज किया जाता है। जैसे कि इसको हमने प्रिज्म माना, एक सिंपल जो प्रिज्म को हम 3 सतह वाला मानते हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि एक सतह दिख रहा है तो इसको हम मानेंगे 5 मानेंगे। ऐसे ए हो गया, ए हो गया, यहाँ से ए हो गया,
क्लियर, यानी इसको 5 सतह वाला माना जाता है, जिसमें आपको तीन त्रिभुज होते हैं और 2 आपको आयत होते हैं। 3 त्रिभुज 2 आयत, 31 का ऑप्शन सी, 3 त्रिभुज 2 आयत। ठीक से हम फिगर आपको बनाकर दिखाते हैं। फिगर आपको ऐसे होता है, ये हो गया, यहाँ से एक आया, यहाँ से ये चला गया, यहाँ से ये चला, क्लियर, यहाँ से एक चला। ठीक है, इसमें 3 त्रिभुज बनते हैं, 3 त्रिभुज बनते हैं और आपको 2 आयत बनते हैं। ये आपका आयत है, ये भी आपका क्या है, आयत है। यह एक त्रिभुज है और यह भी त्रिभुज है और ये भी क्या है, त्रिभुज है। क्लियर, यानी 5 सतह, 31 का ऑप्शन में सी हो जाएगा, 5 सतह वाला मानेंगे। 32 में दिया है, 32 में दिया है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि प्रतिबिंब अगर पीछे बनता है तो कौन सा दोष होगा, दूरदृष्टि दोष। 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। क्लियर। 33 में दिया है कि किसी माध्यम में छोटे कणों का निलंबन को कण कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है कोलायड, बी में दिया है पुंज, सी में दिया प्रकाश, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन क्या कहा जाता है, तो कोलायड कहा जाता है। क्या कहलाता है, कोलायड कहता है। 33 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए कोलायड कहा जाता है। क्लियर। चलिए 34वें क्वेश्चन में आया है कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है। लगभग नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है। ए में दिया है 2.3 cm, बी में दिया है 2.4 cm, सी में दिया है 3.3 cm, डी में दिया है 3.4 cm। तो नेत्र गोलक का व्यास जो है आपको 2.3 cm होता है, 2.3 cm होता है। 34 ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ए। चलिए 35वें क्वेश्चन दिया है कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। ए में दिया है परितारिका, बी में दिया है प्रकाश सुग्राही, सी में दिया है पुतली, डी में इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, आपको प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। 35 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। 36 में दिया है सिग्नलों की व्याख्या होती है। सिग्नलों की व्याख्या होती है। ए में दिया है मस्तिष्क में, बी में दिया है पुतली में, सी में दिया है रेटिना में, डी में दिया है कॉर्निया में। तो सिग्नल की व्याख्या कहाँ होती है, मस्तिष्क में होती है। 36 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ए मस्तिष्क में होती है। क्लियर। अब ये रहा आपका मानव नेत्र बिंबिसार का क्वेश्चन। चलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। अब आ गए हम आपको 3rd नंबर चैप्टर, जिसका नाम क्या है, विद्युत धारा। क्लास 10th साइंस 3rd नंबर चैप्टर, जिसका नाम क्या है, विद्युत धारा, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। क्लियर। चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि लिखा है कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है सिलिकॉन, बी में दिया है जर्मेनियम, सी में दिया है पारा, डी में कोई नहीं। तो आपको पता है कि अर्धचालक का मतलब क्या होता है, उसमें धारा पूरी तरह से प्रवाहित नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में जाती है। तो सिलिकॉन अर्धचालक है, जर्मेनियम अर्धचालक है, जबकि पारा जो है आपको अर्धचालक नहीं है। क्लियर। तो एक का ऑप्शन में क्या जाएगा, सी पारा जो है आपका क्या है, धातु है, सुचालक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन कर रहा है वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। क्लियर। कह रहा है 2 में कि वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कर रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया है एम्पियर, बी में दिया है वोल्ट, सी में दिया है ओम और डी में दिया है वाट। तो क्या करें, इसको हम रटने से पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट बैठाते हैं। वोल्ट प्रति एम्पियर V बट्टा आई वोल्ट प्रति एम्पियर, और V बट्टा आई का मतलब क्या होता है, R। V बट्टा आई का मतलब क्या होता है, R, जिसका नाम क्या है, प्रतिरोध, यानी कि हो जाएगा 2 का ऑप्शन में क्या जाएगा, C। तो 2 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा आपको ओम। वोल्ट प्रति एम्पियर का मतलब क्या हुआ, ओम हो गया, यानी कि 2 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, सी। चलिए 3rd में क्वेश्चन कर रहा है
कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। ऑप्शन ए में दिया है एम्पियर, बी में दिया है वोल्ट, सी में दिया है ओम, डी में दिया है वाट। तो विद्युत प्रतिरोध का ऐसी मात्रक क्या होता है? ओम होता है, जिसको हम आर से सूचित करते हैं। किस सूचित करते हैं? आर से। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। 3 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी। क्लियर? चलिए 4 में क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। ऑप्शन ए में दिया है वाट, बी में दिया है वोल्ट, सी में दिया है ओम, डी में दिया है एम्पियर। तो विद्युत धारा को हम आई से डिनोट करते हैं और आई का मतलब क्या होता है? एम्पियर, यानी कि विद्युत धारा क्या होता है? एम्पियर हो गया। 4 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो जरूर वीडियो को लाइक करेंगे, तभी आप ज़्यादा नंबर ला पाएंगे एग्जाम में। क्लियर? तो वीडियो को पूरा देखें, एक एक क्वेश्चन को देखें, एक एक क्वेश्चन को देखें। अगर आपको आंसर याद है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं याद है तो आप उसको जल्दी से क्या कर वीडियो को पॉज करके याद कर लें, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह हमेशा आपको एग्जाम में पूछते रहता है और पूछा रहता है और पूछने वाला भी है। क्लियर? 5 नंबर क्वेश्चन पे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि 1, 2 और 3 ओम के क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? कह रहा है कि 1, 2 और 3 यानी कि एक प्रतिरोध 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है, तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो आप याद कर लेंगे कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो तो फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो तो फार्मूला कहता है R बराबर समतुल्य प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 कितना है? 1 है, R2 कितना है? 2 है, और R3 कितना है? 3 है, और तीनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 6। और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम, 6 ओम, यानी क्या आ जाएगा? 5 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा? डी, 6 ओम। क्लियर? जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो R बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि जितना प्रतिरोध होगा आप सबको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विभवांतर का ऐसी मात्रक क्या होता है? विभवांतर, विद्युत विभव का ऐसी मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया है जूल, बी में दिया है वाट, सी में दिया है एम्पियर, डी में दिया है वोल्ट। तो विभवांतर का ऐसी मात्रक क्या होता है? आपको क्या होता है? विभवांतर का ऐसी मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। 6 ऑप्शन में क्या आ जाएगा? डी, वोल्ट होता है। जूल जो है आपको कार्य का होता है, वाट जो है आपका शक्ति का होता है, और एम्पियर जो है आपको क्या होता है? विद्युत धारा का होता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखा है कि विभव का मात्रक क्या है? तो वही बात है, विभव का है या विभवांतर का है। तो ए में दिया है एम्पियर, बी में दिया है वोल्ट, सी में दिया है ओम, डी में दिया है वाट। तो विभव का मात्रक भी क्या होता है? वोल्ट होता है। 7 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा? बी। चलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन जो हमेशा आपको एग्जाम में पूछते रहता है कि 100 वाट 220 वोल्ट की विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? कह रहा है 100 वाट तथा 220 वोल्ट के विद्युत प्रतिरोध के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? देखेंगे ये जो आपका दे रहा है 100 वाट, तो चूंकि वाट का मतलब कहता है पावर, पी जो है आपको 100 वाट दिया है, पी जो आपको 100 वाट दिया है, और वोल्ट जो दिया है आपको 220 दिया है। ठीक है, और पूछ क्या रहा है आपसे? आर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आर पूछ रहा है। ठीक है, तो आप याद कर लेंगे कि 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत प्रतिरोध का बल्ब का तंतु प्रतिरोध क्या होगा? तो फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला आप लगाएंगे आर बराबर वी स्क्वायर, क्या लाएंगे? आर बराबर वी स्क्वायर बट्टा पी, वी स्क्वायर बट्टा क्या लगाएंगे? पी। तो वी आपका है 220 गुणे 220 और बट्टा क्या हो जाएगा? 100। क्लियर? 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और 22 से 22 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 484 आएगा। 22 से 22 से मल्टीप्लाई कितना आएगा? 484 आ जाएगा, यानी कि 8 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा? बी, 484 ओम। आप याद कर लेंगे कि आर बराबर क्या होता है?
v²/p। ठीक है, v²/p। और चूंकि p क्या है या v क्या है, बात एक क्या है, यानी कि जो वो क्या है आपको वाट का शक्ति का मात्रक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस तापमान पर जलता है। ऑप्शन ए में दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, बी में दिया है 3000 डिग्री सेल्सियस 2500, और सी में दिया है 3500 डिग्री सेल्सियस, डी में दिया है 4000 डिग्री सेल्सियस। तो टंगस्टन का गलनांक जो है आपको 3000 डिग्री सेल्सियस होता है। 9 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी। क्लियर। 10 में कह रहा है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। 10 में कह रहा है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। ए में दिया है एम्पियर, बी में दिया है वोल्ट, सी में दिया है ओम, डी में दिया है वाट। तो विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक हमने अभी बताया क्या होता है, वाट होता है। 10 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, डी, वाट होता है। 11 नंबर में दिया है प्रतिरोध का ऐसे मात्रक। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक जिसको हम आर कहते हैं, तो आर का ऐसे मात्रक क्या होता है, ओम। क्या होता है जी, ओम होता है, यानी कि हो जाएगा आपको ओम, यानी कि 11 का ऑप्शन होगा जाएगा डी, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, ओम होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 12 वोल्ट के विभवांतर के दो बिंदु के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाया जाता है, तो कार्य क्या होगा। कार्य क्या होगा, तो हम जानते हैं कि W बराबर फॉर्मूला क्या आता है, VQ। W का मतलब क्या होता है, कार्य, V का मतलब क्या होता है, विभवांतर, और Q का मतलब क्या होता है, आवेश। तो क्या होता है W बराबर VQ, तो 12 गुणा 2, 12 गुणा 2, 12 गुणा कितना हो जाएगा 24, और कार्य का मतलब क्या होता है, जूल, 24 जूल, यानी 12 के ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी, 24 जूल। याद कर लेंगे फॉर्मूला, W बराबर VQ, जहाँ W का मतलब क्या होता है, कार्य, V का मतलब होता है वोल्ट, और Q का मतलब क्या होता है, आवेश, यानी कि W बराबर VQ, तो 12 गुणा 2 कितना होगा, 24 जूल। क्लियर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेल के विद्युतवाहक बल का मात्रक क्या होता है। सेल के विद्युतवाहक बल का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया है वोल्ट, ए में दिया है ओम, बी में दिया है वोल्ट, सी में दिया है एम्पियर, डी में दिया है कूलम। तो सेल के विद्युतवाहक बल का मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट होता है। 13 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी, क्या होता है, वोल्ट होता है। चलेंगे 14 में दिया है, तो 14 में क्वेश्चन दिया है कि 1 मीटर के स्केल पर, 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पतमांक क्या होगा। तो डायरेक्ट फार्मूला आप लगा लेंगे, आ जाएगा 2/20, जो रेंज है उतना बटा जितना भाग है। तो 2/20 मतलब क्या होता है, 1/10, और 1/10 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.1 और a 0.1a, यानी 14 का ऑप्शन में क्या जाएगा, ए, 0.1a। क्लियर। चलिए 50 में क्वेश्चन कर रहा है कि आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिया क्वेश्चन कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया है वोल्ट, बी में दिया है ओम, सी में दिया है कूलम, सी में दिया है जूल, डी में दिया है कूलम। तो आवेश को हम क्या चीज़ से सूचित करते हैं, आवेश को Q से सूचित करते हैं कि Q का आवेश क्या होता है, कूलम होता है। 15 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, डी। 16 में है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं। कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है परमाणु, बी में दिया है आयन, सी में प्रोटॉन, डी में इलेक्ट्रॉन। तो कभी भी आपकी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 16 का ऑप्शन में क्या देगा, डी। चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन ए में दिया है सल्फर, बी में दिया है प्लास्टिक, सी में दिया है आयोडीन, डी में दिया है ग्रेफाइट। तो इसमें क्या होगा,
तो आपको सुचालक इसमें क्या दिख रहा है, ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, ग्रेफाइट। चूंकि ग्रेफाइट अधातु है फिर भी विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। 17 का ऑप्शन में क्या जाएगा, डी। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो ए में दिया है वाट, बी में दिया है एम्पियर, सी में दिया है वोल्ट, डी में दिया है ओम। तो हमने अभी बताया विभवांतर का ऐसे मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। क्लियर। 18 क्वेश्चन में सी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब का तंतु, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। ऑप्शन ए में दिया है लोहा, बी में दिया है टंगस्टन, सी में दिया है तांबा, डी में दिया है सोना। तो विद्युत बल्ब का तंतु जो है आपको टंगस्टन का बना होता है, जिसको हम W से डिनोट करते हैं, वोल्फ्राम कहते हैं। इसका संकेत क्या होता है, टंगस्टन का W होता है। तो 19 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी टंगस्टन। क्लियर। चलिए 10 में दिया है कि 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 10 ओम और 20 नंबर क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। किस क्रम में जुड़ा है जी, किस क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, सीरीज क्रम में दिया है। तो हम बताए थे आपको कि समतुल्य प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में हो तो R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है R1 प्लस R2। चूँकि दो ही जुड़ा है तो R2 तक आ जाएगा, तो हो जाएगा 10 प्लस 20, 10 और 20 को जोड़ेंगे तो आता है 30, और ओम, ओम क्या है, मात्रक है, तो 30 ओम हो जाएगा। यानी कि 20 क्वेश्चन क्या जाएगा, सी 30 ओम। चलिए 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन में कहता है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2A की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। क्लियर। तो आपको भी जो दिया है 220 दिया है, ध्यान से देखेंगे। भी जो है आपको 220 दिया है और एम्पियर आई जो होता है आपको 2 दिया है, 2 एम्पियर। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है आर बराबर, तो आर का फार्मूला पता है, आर बराबर क्या होता है, भी बट्टा आई। आर बराबर क्या होता है, भी बट्टा आई। तो 220 और बट्टा 2 काटेंगे कितना आएगा, 110। 220 बट्टा 2 काटेंगे कितना आएगा, 110। यानी हो जाएगा आपको 21 का ऑप्शन नंबर डी 110 ओम। क्लियर। चलेंगे 22 में क्वेश्चन दिया है, 22 में क्वेश्चन दिया है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन ए में दिया है AC, बी में दिया है DC, सी में दिया है AC और DC दोनों, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी जो होता है, बैटरी को हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो उससे हम डायरेक्ट करंट लेते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, 22 का ऑप्शन हो जाएगा बी डायरेक्ट करंट। क्या होती है, डायरेक्ट करंट DC। 23 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है, 23 में क्वेश्चन दिया है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। आमीटर का है चाहे ए मीटर का है, आमीटर का है चाहे ई मीटर का है, कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है श्रेणी क्रम, बी में दिया है समांतर क्रम, सी में दिया है ए और बी दोनों, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो ए मीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा किस पर होता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वहीं वोल्ट अगर पूछता है वोल्ट मीटर को, तो किस में, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यानी ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। 23 का ऑप्शन नंबर। देखिए आइए क्या क्वेश्चन 24 क्वेश्चन में कह रहा है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है श्रेणी क्रम, बी में दिया है समांतर क्रम, सी में दिया है ए और बी दोनों। तो वोल्ट मीटर किस में जोड़ता है, समांतर क्रम में। 24 क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन में दिया है 25वां नंबर में कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। विभवांतर यानी विभव। तो ए मीटर, बी में दिया है वोल्ट मीटर, सी में दिया है गैल्वेनोमीटर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो विभव को मापने वाले यंत्र को कहते हैं वोल्ट मीटर कहते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर जो है विभवांतर मापता है और ए मीटर जो है आपको विद्युत धारा मापता है। क्लियर। 25 का ऑप्शन क्या जाएगा, बी।
चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का 26 नंबर कि 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है तो वोल्ट बराबर क्या होता है, V बराबर होता है W/Q। ठीक है, W का मतलब क्या होता है जूल, Q मतलब होता है कूलम, यानी जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं, जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं। 26 क्वेश्चन में क्या देगा बी, जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं। 27 में किया है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा मात्रक है। ए में दिया है धारा का, बी में दिया है समय का, सी में दिया है विद्युत ऊर्जा का, डी में दिया है विद्युत शक्ति का। तो किलोवाट घंटा जो है आपको विद्युत ऊर्जा का क्या है, व्यवसायिक मात्रक है किलोवाट घंटा। क्लियर। 27 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी विद्युत ऊर्जा का। चलिए विद्युत हीटर के कुंडली में किसका प्रयोग होता है। 28 में क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन ए में दिया है नाइक्रोम, बी में दिया है टंगस्टन, सी में दिया है तांबा और डी में दिया है जस्ता। तो विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग होता है, तो नाइक्रोम का। 28 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ए नाइक्रोम का। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विद्युत चुम्बक बनाए जाते हैं, विद्युत चुम्बक बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए में दिया है इस्पात के, बी में दिया है चांदी के, सी में दिया है पीतल के, डी में दिया है नरम लोहे के। तो विद्युत चुम्बक आपको किस चीज़ के बनाए जाते हैं, नरम लोहे के बनाए जाते हैं। वहीं आपको अस्थायी चुम्बक पूछता है तो क्या कहते हैं, इस्पात कहते हैं। चलेंगे 30 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है जनरेटर, बी में दिया है मोटर, सी में दिया है इमीटर, डी में दिया है गैल्वेनोमीटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। यानी 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तो ए रहा आपका 30वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि 1 HP 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर कितने शक्ति के बराबर होता है। 1 HP आपको 746 वाट के बराबर होता है। 1 HP 746 वाट के बाद 31 का ऑप्शन क्या देगा, ए 746 वाट। क्लियर। ये रहा आपका 31 क्वेश्चन। फिर चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। के चुंबकीय प्रभाव। क्लियर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अभिव्यक्ति क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है। तो विद्युत फ्यूज जो है आपको विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। क्लियर। चूंकि मैं जल्दी आंसर बताऊंगा, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा आपको 3.6 × 10⁶ जूल होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्लियर। 3rd नंबर क्वेश्चन दिया है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर काम करती है। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर काम करती है, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। किस प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। 3 का ऑप्शन में क्या जाएगा, सी। क्लियर। 4 में देखेंगे, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। ऑप्शन ए में दिया है बहुत कम होता है, बी में दिया परिवर्तित नहीं होता है, सी में दिया बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी में निरंतर होता है। तो लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। 4 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। 5 में दिया है, डायनोमो किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन ए में दिया है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, बी में दिया है प्रेरित विद्युत धारा पर, सी में दिया धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो डायनोमो जो है आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर काम करता है। 5 के ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ए। 6 में दिया है, डायनोमो किस प्रकार की धारा प्राप्त करती है। डायनोमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए में दिया है डिश धारा, बी में दिया है पारवर्ती धारा, सी में दिया है दोनों धारा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो डायनोमो जो आपको 2 प्रकार का होता है, एसी और डीसी दोनों होता है, इसलिए दोनों धारा प्रभावित होती है। 6 का ऑप्शन नंबर सी। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। ऑप्शन ए में दिया है निर्वात रहता है, बी में दिया वायु भरी रहती है, सी में दिया निष्क्रिय गैस भरी रहती है,
और डी में दिया हाइड्रोजन गैस भरी होती है। तो कौन सी गैस भरी होती है जी? निष्क्रिय गैस भरी होती है। 7 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी। भारत में 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत में उत्पादित परिवर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो भारत में उत्पादित परिवर्तित धारा की आवृत्ति आपको 50, 60, 70, 80 क्या होती है? 50 हर्ट्ज होती है। 9 में दिया है कि हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? तो आपको पता ही है 220 वोल्ट पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 9 का ऑप्शन में सी। 10 में दिया है कि विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? ऑप्शन ए में दिया है हरा, बी में दिया है लाल, सी में दिया है काला, डी में दिया है नीला। तो विद्युन्मय तार जो है आपको किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है, यानी प्लस वाला तार। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन रंग का तार कैसा होता है? ए में दिया है लाल, बी में हरा, सी में काला, डी में पीला। तो किस रंग का होता है? काले रंग का होता है। और भू तार जो होता है आपको हरा रंग का होता है। क्लियर? चलिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र SI की मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन ए दिया है वेबर, बी में दिया है टेस्ला, सी में दिया है फैराडे, डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? टेस्ला होता है। 12 के ऑप्शन में क्या आ जाएगा? बी, टेस्ला। 13 में दिया है, 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए दिया है फैराड, बी में दिया है मैक्सवेल, सी में दिया है फ्लेमिंग, डी में दिया है एम्पियर। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? आपको फैराडे ने की थी। 13 के ऑप्शन में क्या आ जाएगा? ए। ठीक है। 14 में दिया है दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़ी किसी चालक में प्रतिरोध में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो धारा के वर्ग क्या होता है? समानुपाती होता है। धारा के वर्ग क्या होता है? समानुपाती होता है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा H बराबर I²RT। 15 में है कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकेल, पीतल, कोबाल्ट। क्या नहीं है? पीतल। क्लियर? 15 का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? पीतल। 16 में दिया है पृथ्वी का विभव होता है। ऑप्शन ए में दिया है ऋणात्मक, बी में दिया है धनात्मक, सी में दिया है शून्य, डी में अनंत। तो पृथ्वी का विभव कितना होता है? पृथ्वी का विभव आपको 0 होता है। सॉरी, क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? शून्य होता है। यानी 16 के ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी। चलिए 17 नंबर दिया है चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसी मात्रक क्या है? चुंबकीय बल क्षेत्र का समझ क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेंगे। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। 18 में दिया है चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए में दिया है ऊष्मा उत्पन्न करती है, बी में दिया है आकर्षण बल उत्पन्न करती है, सी में दिया है चालक पर बल उत्पन्न करता है, डी में दिया इनमें से कोई घटना नहीं। तो चूंकि चुंबकीय क्षेत्र के पास अगर विद्युत धारा आती है तो ऊष्मा तो नहीं उत्पन्न होती, तो इसमें से हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं हो सकता। इसमें दिया है चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो चुंबक द्वारा लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग, ओम, मैक्सवेल, इनमें से कोई नहीं। तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से ज्ञात की जाती है। अन्य क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? ए। 20 में क्वेश्चन है विद्युत मोटर को चलाया जाता है। 20 में क्वेश्चन में है विद्युत मोटर को चलाया जाता है। ए में परिवर्ती धारा पर, बी में दिया है डिस्क धारा पर, सी में दिया है परिवर्ती और डिस्क दोनों धारा पर, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत मोटर को किस पर चलाया जाता है? परिवर्ती धारा पर चलाया जाता है। 20 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए। 21 में दिया है विद्युत मोटर की क्रिया विधि आधारित है। विद्युत मोटर की क्रिया विधि आधारित है तो आर्मेचर के घूर्णन पर। किसी पर? आर्मेचर के घूर्णन पर। 22 में दिया है डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन ए में दिया है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी में दिया है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी में दिया है गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी में दिया है स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो डायनेमो जो है आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 22 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा? ए। क्लियर? चलेंगे 23 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन ए में दिया है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी में दिया है गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी में दिया है स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर के द्वारा आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। यानी 23 का ऑप्शन में क्या जाएगा? ए। 24 में है कि विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है।
विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। ए में दिया है मैक्सवेल, बी में दिया है फ्लेमिंग, सी में दिया है ओम, डी में दिया है ऑस्टेट। तो किससे ज्ञात की जाती है? आपको फ्लेमिंग से ज्ञात किया जाता है, यानी कि 24 का ऑप्शन नंबर बी फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकीय क्षेत्र की एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं परिणाम और दिशा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र आपको सदिश राशि है, इसलिए परिणाम भी होता है और दिशा भी होता है। 26 में दिया है किसी कुंडली में प्रेरित विद्युवाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स से परिवर्तन की दर का क्या होता है? समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों होता है। तो क्या होता है? समानुपाती होता है। 26 का ऑप्शन नंबर ए। 27 में दिया है किसी छड़ चुंबक के अंदर, 27 में दिया है, लिखेंगे फिर से, आ गया 27 में दिया है, आ गया 27 में दिया है किसी छड़ चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया है उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर, उत्तर ध्रुव से पश्चिम की ओर, दक्षिण ध्रुव से पश्चिम की ओर। तो क्या होता है? दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर। क्लियर? और जब बाहर में रहेगा तो आपको उत्तर से दक्षिण। क्लियर? 28 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ऑप्शन ए में दिया है तापीय, बी में दिया है नाभिकीय, सी में दिया है सौर, डी में दिया है स्थितिज ऊर्जा। तो आपको किस ऊर्जा को, चूंकि जल को गति में लाकर बदलता है इसलिए स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। 29 में दिया, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर कहते हैं। 30 में दिया है माइकल फैराडे थे। माइकल फैराडे क्या थे? खगोल शास्त्री, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री, भूवैज्ञानिक। चूँकि माइकल फैराडे जो है भौतिक वैज्ञानिक और रसायन शास्त्री दोनों थे। 30 का ऑप्शन क्या देगा? सी रसायन शास्त्री। 31 में दिया है विद्युत परिपथ में लघुपथन और अधिपारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? ए में दिया है एमीटर, बी में दिया है फ्यूज, सी में दिया है मेंस, डी में दिया है प्लेट। तो क्या होता है? फ्यूज। अति भारण और लघुपतन से कौन बचाता है? तो फ्यूज बचाता है। चलिए 32 में दिया है चुंबकों के सजातीय ध्रुवों को बीच परस्पर होता है। तो चुंबक के सजातीय ध्रुव के बीच में क्या होता है? आकर्षण, प्रतिकर्षण, कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, डी में इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय सजातीय ध्रुव के बीच क्या होता है? हमेशा क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, क्लास 10th VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऊर्जा के स्रोत 5वां चैप्टर है जो आपका फिजिक्स है। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। इसमें VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत, इस पूरा क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसी में से आपको पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप पूरा तरह से अगर आप पूरा नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखते रहें, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अभी तुरंत लाइक करें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जरूर लाइक करें। सफलता पाना चाहते हैं क्लास 10th के मैट्रिक एग्जाम में, तो जरूर आप सफलता पाना चाहते हैं तो जरूर वीडियो को लाइक करें, अभी लाइक करें। क्लियर? चलें, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है लकड़ी, बी में दिया है गोबर गैस, सी में दिया है नाभिकीय ऊर्जा, डी में दिया है कोयला। तो कह रहा है इनमें कौन बायोगैस का स्रोत नहीं है? तो आपको नाभिकीय ऊर्जा जो है स्रोत नहीं है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखते हैं। कह रहे ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? ऑप्शन ए में दिया है O2, बी में दिया है NH3, सी में दिया है CO2, डी में दिया है N2। तो कौन सा गैस है? तो आपको CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। थर्ड नंबर में दिया है सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? ए में दिया है नाभिकीय संलयन, बी में दिया है नाभिकीय विखंडन, सी में दिया है दोनों, और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? चूंकि नाभिकीय संलयन में कोर में, सूर्य के कोर में नाभिकीय संलयन होता है, इसलिए आप क्या कहेंगे?
नाभिकीय संलयन। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए नाभिकीय संलयन। चौथा में है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए में दिया लोहे का छड़, बी में दिया है स्टील का छड़, सी में दिया है कैडमियम का छड़, डी में दिया एल्यूमिनियम का छड़। तो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने वाला प्रयुक्त क्या होता है, कैडमियम का छड़। कैडमियम का संकेत क्या होता है, Cd। क्या होता है, Cd। 5 नंबर में है किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी में दिया है 10 केल्विन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको 190 होता है, तो 190 का मतलब लगभग माइनस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 6 में दिया है ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत कौन है। ए में दिया है कोयला, बी में दिया है बिजली, सी में दिया है सूर्य, डी में दिया है परमाणु ऊर्जा, परमाणु बम। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, सूर्य है। देखेंगे 7 में क्वेश्चन कर रहा है कि बॉक्सनुमा और सौर कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर का ताप कितना हो जाता है। 3 से 4 घंटे के अंदर में अंदर का ताप कितना हो जाता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी 140 से 200 डिग्री सेल्सियस। 8वां में है पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश किसे कहा जाता है, ए में भारत, बी में फिनलैंड, सी में डेनमार्क, डी में अमेरिका। तो पवनों का देश जो है आपको किसे कहता है, डेनमार्क को कहता है। 18 का ऑप्शन में 8 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी। 9 में दिया है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए में है 15 किलोमीटर, बी में 150, सी में 1.5, डी में 1500। कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए। 9 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 10 में दिया है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ए में दिया है कोयला, बी में दिया है लकड़ी, सी में दिया है गोबर गैस, डी में ए सभी। तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है, आपको सब है, लकड़ी भी है, कोयला भी है, गोबर गैस भी है। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। क्या था, लकड़ी था, लोग लकड़ी से ही काम चलाते थे। 12 में है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। 12 के ऑप्शन में क्या आ जाएगा, सी। 13 में दिया है गोबर गैस एक प्रकार की है, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी, चूल्हा। तो गोबर गैस क्या है, एक प्रकार की बायोगैस है। 13 के ऑप्शन में क्या आ जाएगा, बी। चलिए 14 में चलते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए में दिया है नाभिकीय ऊर्जा, बी में दिया है सौर ऊर्जा, सी में दिया है कोयले से प्राप्त ऊर्जा, डी में दिया है प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब क्या होता है, कभी समाप्त नहीं होने वाला। तो क्या आ जाएगा आपका, सौर ऊर्जा। 15 में दिया है जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। तो जैव गैस में मीथेन ईंधन कितनी पाई जाती है, 75%। कितना प्रतिशत, 75% पाई जाती है। चलिए 16 में है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ए में दिया है जीवाश्म ईंधन, बी में दिया है सौर ऊर्जा, सी में दिया है पवन ऊर्जा, डी में दिया है विद्युत ऊर्जा। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, आपको जीवाश्म ईंधन। क्लियर। 16 का ऑप्शन में क्या जाएगा, ए। 17 में है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है कौन, तो सौर सेल। कौन परिवर्तित है, सौर सेल। यानी 17 का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। देखें 18वां क्वेश्चन में है कि एक उत्तम ईंधन है। एक उत्तम ईंधन है कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, जैव गैस। कह रहा है एक उत्तम ईंधन है कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, जैव गैस। तो एक उत्तम ईंधन जो है आपको बायोगैस है क्योंकि इससे प्रदूषण कम उत्पन्न होता है। 19 में दिया है नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है राजस्थान, बी में दिया है महाराष्ट्र, सी में दिया है उत्तर प्रदेश, डी में दिया है गुजरात। तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो आपको उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में स्थित है।
20 का क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्या है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा है नवीकरणीय, अनवीकरणीय, वैकल्पिक, इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्म ईंधन जो है आपको अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। 21 नंबर में है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। ऑप्शन ए में दिया है गंगा, बी में दिया है सतलज, सी में दिया है नर्मदा, डी में दिया है तापी। तो सरदार सरोवर किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। 21 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, सी। चलिए 22 में दिया है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है टिहरी बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन ए में दिया है गंगा नदी, बी में दिया है सतलज नदी, सी में दिया है यमुना नदी, डी में दिया है नर्मदा नदी। तो टिहरी बांध जो है आपको भागीरथी नदी पर है, तो भागीरथी नदी को क्या कहते हैं, गंगा नदी कहते हैं। 22 क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, ए। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है। यानी भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने में कौन सा देश स्थान है, तो आपको चौथा स्थान है। 23 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। 24 में देखेंगे सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है लोहा, बी में दिया है चांदी, सी में दिया है तांबा, डी में दिया है सिलिकॉन। तो सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आपको सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। 24 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, डी। 25 में है बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए में दिया है पवन ऊर्जा, बी में दिया है विद्युत ऊर्जा, सी में दिया है स्थित ऊर्जा, डी में दिया है विद्युत धारा। तो किस रूप में करता है, विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न करता है। 25 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। 26 में है ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचलित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर होता है। 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस होता है। 20 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 26 का ऑप्शन में क्या हो गया, सी। चलिए 27 में क्वेश्चन देखेंगे कि हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर आधारित है। ए में दिया है नाभिकीय विखंडन, बी में दिया है नाभिकीय संलयन, सी में दिया है दोनों। तो हाइड्रोजन बम जो है किस पर आधारित होता है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। 27 क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, ए। चलिए 28 में क्वेश्चन में है तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है महाराष्ट्र, बी में दिया है राजस्थान, सी में दिया है तमिलनाडु, डी में दिया गुजरात। तो कहाँ है, आपको महाराष्ट्र में है। 28 का ऑप्शन पर ए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से और देखेंगे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए दिया है गुजरात, बी में दिया है तमिलनाडु, सी में दिया है महाराष्ट्र, डी में दिया है राजस्थान। तो राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो किस राज्य में स्थित है, तो आप है राजस्थान में। यानी क्या 29 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, डी। कहाँ है, राजस्थान में। 30 नंबर में है कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है उत्तर प्रदेश, बी में दिया है तमिलनाडु, सी में दिया है कर्नाटक, डी में दिया है गुजरात। तो कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो आपको 30 का ऑप्शन में हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु। 30 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। 31 नंबर में है काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है तमिलनाडु, बी में दिया है उत्तर प्रदेश, सी में दिया है गुजरात, डी में दिया है कर्नाटक। तो काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है, आपको गुजरात में है। यानी क्या 31 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, सी, गुजरात में है। चलिए 32 में है कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में दिया है गुजरात, बी में दिया है कर्नाटक, सी में दिया है राजस्थान, डी में दिया है महाराष्ट्र। तो कहाँ है, आपको कर्नाटक में है। यानी 32 का ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी, कर्नाटक में है। तो ये रहा आपको फिजिक्स का टोटल ऑब्जेक्टिव का टाइप का क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका कोई दोस्त भी है तो उसे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और डेली इसी तरह का
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो पाना चाहते हैं, VBI और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए 100% क्या होगा, सक्सेसफुल होगा, तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी आपको वीडियो अपलोड हो तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर एग्जाम में ला सकें। थैंक्स माय वाचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर।